Today we will discuss about angles, right straight angles and one more complete angle also. और उससे पहले हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं. हमने सबसे लास्ट चैप्टर में हमने किया था कि एंगल्स क्या है, और हमने स्टडी किया था कि जब दो रेज किसी एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलती हैं तो वो दो रेज के बीच जो एक फिगर बनती है, इस फिगर को हम एंगल का नाम देते हैं. इट इज़ एन एंगल जिसमें ये कॉमन पॉइंट वर्टेक्स होता है और ये दोनों उसकी एंगल की आर्म्स होती हैं या रेज होती हैं. तो एंगल, दिस इज एन एंगल. एंगल में को जब हम मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिग्रीज. मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज डिग्री. मतलब किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए हम डिग्री में उसे रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज के एंगल हमारा है 30, तो इसे हम 30 डिग्री लिखते हैं. 60 का एंगल है तो 60 डिग्री, 90 का एंगल है तो 90 डिग्री, 120 का एंगल है 120 डिग्री. और इसी तरह हमारे कंटिन्यूसली एंगल्स चलते हैं अप टू 360 डिग्री. 0 से स्टार्ट हो गए, 0 से लेकर 360 तक डिफरेंट मेजरमेंट के एंगल्स हैं. इस एक्सरसाइज में जो हमने एंगल्स पढ़ने हैं वो हमने 3 तरह के एंगल्स पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट है राइट एंगल, देन स्ट्रेट एंगल एंड थर्ड इज कंप्लीट एंगल. ये 3 टाइप्स हमने पढ़नी है, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल. नो व्हाट इज अ राइट एंगल? राइट एंगल होता है ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री हो, जिसका मेजर 90 डिग्री हो, दैट इज नोन एज राइट एंगल. अब राइट एंगल में क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल, दो आर्म्स के बीच जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री. मतलब इसमें क्या होता है, एक आर्म के ऊपर दूसरी आर्म बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, और दिस इज द सिंबल ऑफ राइट एंगल. स्ट्रेट एंगल की बात करें तो स्ट्रेट एंगल होता है वो एंगल जिसकी मेजरमेंट हो 180 डिग्री. 180 डिग्री मान लो ये उसकी टर्म इनिशियल लाइन है, इनिशियल रे, जहाँ से जब हम मेजर करना शुरू करते हैं तो इस केस में 180 डिग्री के एंगल में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है. तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो मेजरमेंट है ये 180 डिग्री की मेजरमेंट है. तो इसे स्ट्रेट एंगल भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एंगल में जो हमारे पास फिगर बनती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनती है. दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज स्ट्रेट एंगल ऑल्सो. अब अगर 180 की बात करें, इसी एंगल को मैं दोबारा शो कर रही हूँ. 180 अगर देखा जाए तो 90 + 90 180 होता है. 90 + 90 मतलब 2 टाइम 90 180, मतलब दो राइट एंगल्स को मिला के 180 बनता है. मतलब 2 राइट एंगल्स अगर हम लेते हैं दैट इज इक्वल टू 180. वो कैसे? अब यहाँ पे मेरे पास है, सपोज मैंने एक राइट एंगल बना लिया, दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री. उसके बाद इधर फिर मैंने मेजर करके 90 बना लिया, दिस इज आल्सो 90 डिग्री. तो 90 + 90 हो गया 180, और ये जो हमारे दोनों एंगल्स को मिला के जो नीचे इसकी बेस लाइन बनी वो ये वाला एंगल हमारा 180 हो गया. इट मीन्स जो स्ट्रेट एंगल है वो 2 राइट एंगल्स को मिला के बनता है. सो हम अगर 180 को डिफाइन करें तो हम 2 राइट एंगल्स के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री. मतलब कि यहाँ पे एंगल जहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होते थे दोबारा उसी रे पे आके, जो इसकी टर्मिनल लाइन होती है, जो सेकेंड रे होती है, वो उसी पे आके कोइंसाइड हो जाती है. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरी मेजरमेंट है ये 360 डिग्री की मेजरमेंट है. तो मतलब क्योंकि यहाँ पे इस एंगल में क्या होता है कि जब हम इस एंगल को ड्रॉ करते हैं तो हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, तो इसीलिए इसको कंप्लीट एंगल भी कहा जाता है. मतलब ये रे अगर हमें पता है कि एक हमारे पास बेस लाइन होती है एंगल की, इनिशियल रे होती है, और दूसरी उसकी जो टर्मिनल दूसरी सेकंड वाली रे होती है वो रोटेट करते करते दोबारा इनिशियल रे पे आके कोइंसाइड कर जाती है, उसके ऊपर मिल जाती है. तो हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है. जब ये एक सर्कल कंप्लीट होता है, इस सर्कल को हम एक रेवोल्यूशन का नाम भी देते हैं. हमारी एक रेवोल्यूशन मतलब कि एक चक्कर पूरा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है. तो इसे 1 रेवोल्यूशन भी कहा जाता है. तो इसीलिए इसको कंप्लीट एंगल कहा जाता है क्योंकि इस एंगल में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है.
ठीक है, मतलब इस पॉइंट का हमारे पास एक जो चक्कर है, जो एक रेवोल्यूशन वो कंप्लीट हो जाती है। दैट्स व्हाई दिस एंगल इज नोन एज कंप्लीट एंगल। और एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री के इक्वल होती है। तो अब अगर 360 को भी हम देखें तो 360 डिग्री हमारे पास आता है 180 प्लस 180, मतलब 180 दो स्ट्रेट एंगल अगर कंबाइन होते हैं तो 360 बनता है। इट मीन्स कि हम इसे ये कह सकते हैं कि टू स्ट्रेट एंगल्स मेक्स 360। स्ट्रेट एंगल्स मिलके हमें 360 डिग्री की मेजरमेंट का एक एंगल दे देते हैं। तो दो स्ट्रेट एंगल मिलके 360 बन जाता है। अब अगर 360 को राइट एंगल में डिफाइन करना, अब दो स्ट्रेट एंगल पहले मैं शो कर देती हूँ कि मेरे पास ये एक स्ट्रेट एंगल है, ये 180 कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहां से फिर यहां तक ये भी 180 कंप्लीट हो गया। तो दोनों मतलब हमारा ये रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गई। तो 180 प्लस 180 की रेवोल्यूशन हुई, दैट इज 360 डिग्री। अब कंप्लीट एंगल को हम 90 डिग्री की फॉर्म में, मतलब कितने राइट एंगल्स मिलके कंप्लीट एंगल करते हैं उसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं हाउ मैनी राइट एंगल्स मेक अ कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट राइट एंगल, इतना हिस्सा रेवोल्यूशन का कंप्लीट हो गया। सेकेंड राइट एंगल, फर्स्ट राइट एंगल 90 डिग्री का, सेकेंड राइट एंगल, तो यहाँ तक मेरा 180 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें अगेन राइट एंगल, थर्ड हो गया मेरा पार्ट, और उसके बाद ये भी राइट एंगल। तो मतलब जब ये चारों राइट एंगल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए तो मेरी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है। मतलब कि जिस रे से हमने शुरू किया हमारे फाइनली हम उसी पॉइंट पे आके पहुंच गए। तो यहाँ से मतलब कितने राइट एंगल्स मिलके एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, 4 राइट एंगल्स। तो दैट मीन्स 4 × 90 इज इक्वल टू 360। तो इट मीन्स कि 4 राइट एंगल्स मिलके एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, इज इक्वल टू 360। और एक रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन हमारी कितनी होती है, 360 डिग्री की। अब हम ये देखते हैं कि अगर 94 राइट एंगल्स मिलके एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, या दो स्ट्रेट एंगल मिलके एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो 90 डिग्री का एंगल या 180 का डिग्री का एंगल पूरी रेवोल्यूशन का कितना पार्ट, उसकी कितनी फ्रैक्शन कवर करते हैं। सो अब मुझे पता है कि एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री का एंगल बना रही है, एक रेवोल्यूशन में 360 है। तो अगर मैं ये देखूं कि 90 डिग्री जो एंगल है वो 360 का कौन सा पार्ट कवर कर रहा है, तो उसके लिए 90 को मैं 360 से डिवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पे 0 विल कैंसिल 0। अब 9 और 36 9 के टेबल पे आते हैं। 9 को 9 से डिवाइड किया 1, 9 को 4 से 36 को 9 से डिवाइड किया 4, तो मेरे पास आ गया 1/4। इट मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ 1 रेवोल्यूशन। इट मीन्स 90 डिग्री covers 1/4 पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन। अगर हम बात करें 180 की, 180 डिग्री कितना कवर कर लेता है कंप्लीट एंगल का, तो उसके लिए 180 को मैं 360 से डिवाइड कर दूंगी। 0 विल कैंसिल द 0। अब 18 1 द 18, 18 2 द 36। इट मीन्स के 180 डिग्री का जो एंगल है वो पूरी रेवोल्यूशन का हाफ पार्ट ऑफ 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन का हाफ पार्ट कवर कर जाता है। अब इसे हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। दिस इज द, इट इज 1 रेवोल्यूशन, मतलब ये कंप्लीट एंगल है 360। अब 90 के अगर यहां से मैं एक ड्रॉ करूं और एक लाइन में यहां से ड्रॉ करूं, तो ये मेरे पूरे इस सर्कल का 4th पार्ट है, क्योंकि ऐसे 3 और पार्ट्स यहाँ पे ड्रॉ किए जा सकते हैं। जैसे हमने किया कि 94 एंगल्स मिलके कंप्लीट एंगल करते हैं, तो दैट मीन्स कि एक 90 डिग्री का जो एंगल है वो पूरे सर्कल का कितना पार्ट कवर कर गया, मतलब कंप्लीट एंगल का या 1 रेवोल्यूशन का कितना पार्ट कवर कर गया, 1/4। टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4। मैंने एक 90 डिग्री का देखना है कि उसने कितना कवर किया, तो वो मेरे पास आ गया 1/4। अब अगर 180 डिग्री की हम बात करते हैं, तो 180 डिग्री में क्या है, दिस इज अ सर्कल, और 180 डिग्री की होती है स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज एन एंगल ऑफ 180 डिग्री।
अब अगर हम बात करें तो 180 डिग्री ने सर्कल को, यहाँ पे भी हमारे पास ये 180 है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि 180 डिग्री ने इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो दैट मीन्स अगर हम देखें कि एक 180 डिग्री का एंगल पूरे सर्कल का कितना पार्ट कवर कर जाता है, तो वो कर जाता है हाफ पार्ट, 1/2. सो 90 डिग्री covers 1/4 part of revolution and 180 degree covers 1/2 part of revolution. अब ऐसी रेवोल्यूशंस हम अपने डेली यूज़ में जो हम क्लॉक यूज़ करते हैं उसमें भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. जब भी क्लॉक की कोई हैंड एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाती है तो वो कोई ना कोई एंगल बनाती है. जैसे यहाँ पे है, सपोज आर्म है, जो क्लॉक हैंड है वो पहले 12 पे है और आफ्टर सम टाइम वो सपोज 3 पे आ गई, तो इट मीन्स ये जो उसने 12 से 3 तक का जो टर्न कंप्लीट किया दैट इज़ एन एंगल. और ये 12 से 3 तक का जो एंगल है, ये वाला एंगल इसका राइट एंगल होता है 90 डिग्री. इसी तरह अगर मान लो कि स्टार्टिंग में जो हैंड है वो 12 पे है और आफ्टर अ टर्न मेक्स अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन बन रही है तो मतलब 12 से 6 तक इसका एंगल ये हो गया स्ट्रेट एंगल विच इज़ 180. और ये हमारे क्लॉक में 1 to 12 नंबर होते हैं. 12 से लेके 6 तक आ गई, मतलब हाफ रोटेशन उसने कंप्लीट कर ली है. तो दैट मीन्स दिस इज और जब भी हमारी क्लॉक की जो हैंड है 6 पे आती है तो वो हमारा हाफ टाइम, हम जिसे बोलते हैं कि हाफ पास्ट बोलते हैं. तो इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाती है. दैट मीन्स ये हाफ पार्ट पूरे क्लॉक का कवर कर लेती है. तो इसी तरह 180 डिग्री जो है वो एक रेवोल्यूशन का 1/2 पार्ट है. और अगर 90 की बात करें तो 90 क्या करता है, इस पूरे सर्कल का उसने 4th पार्ट कवर किया, क्योंकि यहाँ से 6 तक आएगा, 3 से 6 तक आती है हैंड तो फिर 90 कवर करती है, 6 से 9 तक जाएगी तो फिर 90 कवर करेगी, और 9 to अगेन 12 जाएगी तो फिर 90 कवर करेगी. तो दैट मीन्स जब आर्म है, जो क्लॉक हैंड है वो 12 से 3 तक आ गई तो उसने उस कंप्लीट सर्कल का 1/4 पार्ट कवर किया. सो 90 डिग्री कवर्स 1/4 पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन. और इसी तरह अगर 12 पे है, 9 पे है, तो 12 से 9 तक उसने ये एंगल कवर कर लिया. ये एंगल बनेगा इसका. यहाँ पे हम ले लेते हैं, सपोज आर्म हैंड 3 पे है, जो क्लॉक हैंड है 3 पे है और आफ्टर सम टाइम इट रीचेस एट 9, तो यहाँ पे भी इसने एक एंगल बनाया विच इज़ अ स्ट्रेट एंगल. मतलब कि जो क्लॉक हैंड्स हैं जब भी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाती हैं तो वो एक पर्टिकुलर एंगल बनाती हैं, और वो जो एंगल बनता है वो हमारी कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन का कोई ना कोई पार्ट होता है. जैसे 90 डिग्री का एंगल 1/4 पार्ट है, 180 डिग्री का एंगल 1/2 पार्ट है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेवोल्यूशन. तो इस चैप्टर में जो इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली जो चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं वो हमारे पास क्या है. पहले हमने किया रेवोल्यूशन 1 कंप्लीट टर्न. एक कंप्लीट टर्न को हम एक रेवोल्यूशन का नाम देते हैं. 1 कंप्लीट टर्न इज अ रेवोल्यूशन. जब एक टर्न कंप्लीट हो जाता है, सर्कल बन जाता है, तो तब हम बोलते हैं दैट 1 रेवोल्यूशन इज कवर्ड. अब उसके अलावा हमने किए यहाँ पे राइट एंगल विच इज़ 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल विच इज़ 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल दैट इज़ 180, एंड थर्ड एंगल हमने किया अभी कंप्लीट एंगल विच इज़ 360 डिग्री. तो हमने ये भी किया कि राइट एंगल इज़ 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, क्योंकि ये कंप्लीट रेवोल्यूशन का 4th पार्ट कवर कर लेता है. 180 को हमने किया 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन. 180 डिग्री का एंगल रेवोल्यूशन का 1/2 पार्ट कवर कर जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज. नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. नाउ बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज एक और चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन and second is anti-clockwise direction. अब सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है?
घड़ी की जो हमारे पास सुइयां हैं, जो हमारे क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं, वो जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे यहाँ पे हमें पता है कि अगर 12 पे है हैंड तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, 12 to 1, 3 2 3 4 5 से इस डायरेक्शन में चलती। तो जिस डायरेक्शन में क्लॉक के हैंड्स मूव करते हैं, दैट डायरेक्शन इज नोन एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे जो घर पे क्लॉक होते हैं उनके हैंड्स जिस डायरेक्शन में घूमते हैं, जिस डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो दैट मीन दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज इसके ऑपोजिट, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में क्लॉक के हैंड्स चलेंगे दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉक के हैंड्स की ऑपोजिट डायरेक्शन दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और स्टार्टिंग एक्सरसाइज मैं आपको एक इजी टिप और बता रही हूँ जिससे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थोड़े इजी हो जाएंगे। हमें पता है कि चाहे क्लॉक की 2 हैंड्स होती हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड, किसी भी हम हैंड की बात करें तो वो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे रुकती हैं, पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचती है। जैसे 12 के बाद पहले 1 तक एक स्टॉप आता है, मतलब कि हर एक हैंड के लिए यहाँ पे हमारे क्लॉक में टोटल 12 स्टॉप्स होते हैं। और हर एक स्टॉप पे उस कि जब आवर हैंड, जब मिनट हैंड जैसे स्टार्टिंग में 12 पे है, उसके बाद 1 पे पहुंची, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल बनता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि एक स्टॉप में के बीच कितना एंगल बनता है, जैसे 12 से 1 के बीच 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में कितना एंगल बन रहा है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास अगर क्लॉक हैंड की 2 पोजीशंस दी जाएं तो उनके बीच का एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं 12 से 1 तक, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा। हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें पता है हमारे क्लॉक की टोटल कितने पार्ट्स हुए हैं, 12, और ये पूरा एंगल जो है वो हमारा कंप्लीट एंगल कितना बनता है। अगर जो क्लॉक की आवर हैंड है 12 से शुरू होके दोबारा 12 तक पहुंचे तो वे कंप्लीट एंगल एक टर्न कंप्लीट कर लेगी, मतलब 360 डिग्री एंगल कंप्लीट कर लेती है। तो अब हमने ये देखना है कि 12 और 1 तक पहुंचने के बीच उसने कितना एंगल कवर किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को तो ये पता करने के लिए कि 12 और 1 के बीच कितने डिग्री का एंगल बना है, हमारे पास टोटल कितनी डिविजन्स हैं 12, और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का 360। तो अगर मैं 360 डिग्री को 12 में, मतलब हमारा 360 डिग्री 12 डिफरेंट पॉइंट्स पे बटा हुआ है, तो अब मैं 360 को 12 के साथ डिवाइड कर रही हूँ। अगर 360 को हम 12 से डिवाइड करें, वी नो 12 3 द 36 एंड हियर इज 0। द एंगल फ्रॉम 1 पोजीशन टू सेकेंड पोजीशन इज 30 डिग्री। मतलब कि अगर हमारी क्लॉक हैंड 12 पे है, 12 के बाद ऑब्वियसली वो पहले 1 पे आएगी, तो उसके 12 और 1 के बीच का एंगल कितना है, 30। इसी तरह ये सारी डिवीजन 30 डिग्री के एंगल की हैं। 1 to 2 भी 30, 2 से 3 भी 30 डिग्री, 3 से 4 भी 30 डिग्री होगा, 4 और 5 के बीच भी 30 डिग्री होगा, 5 और 6 के बीच भी 30 डिग्री। इसी तरह अगर हम ये देखें, हमने पूरी डिविजन्स में हमारा जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। 8 और 9 के बीच 30, 10 11 के बीच 30, और 11 12 के बीच भी 30। तो हमारे पास कितने 30 के एंगल्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 30 डिग्री के एंगल्स हैं। तो इन 30 को हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 360, मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट का जो एक एंगल है 360 डिग्री वो मिल जाएगा। मतलब कि इस कंप्लीट रेवोल्यूशन में एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक का जो एंगल बनता है किसी भी हैंड का, वो 30 डिग्री बनेगा। तो इसी पे बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम उसका अब सोल्यूशन शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। अब डिफरेंट पोजीशंस दी हैं कि जैसे ए पार्ट में है 3 to 9, मतलब पहले जो आवर हैंड थी वो 3 पे थी, उसके बाद वो 9 पे पहुंच गई। तो उन दोनों पोजीशंस के बीच कितना एंगल उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कवर किया। तो इसे हम देखते हैं। तो अब हमने फाइंड करना है कि एंगल 3 to 9 के बीच कितना है, मतलब पहले आवर हैंड 3 पे थी, उसके बाद 9 तक गई, तो इस बीच ये एंगल कितना बना। इवन तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल हो गया, 180 डिग्री। और उन्होंने पूछा कि रेवोल्यूशन की कितनी फ्रैक्शन होगी। ये यहाँ पे जो 3 to 9 जो हमारे पास एंगल बन रहा है,
वो बन रहा है 180 डिग्री। तो हमने फाइंड करना है कि रेवोल्यूशन की कौन सी फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसे 360 के साथ डिवाइड कर देना। तो 0 विल कैंसिल 0, 18 और 36 दोनों 18 के टेबल पे आते हैं। 18 1 द 18, 18 2 द 36। तो हमारे पास आ गया 1/2 पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। इट मीन्स जब आर हैंड 3 to 9 पहुंची तो उसने पूरी रेवोल्यूशन का हाफ पार्ट कवर किया। नेक्स्ट है 4 to 7। सेकेंड पार्ट इज 4 to 7। अब पहले आर हैंड 4 पे थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 7 तक आए। तो पहले हम ये देखेंगे कि 4 to 7 के बीच एंगल कितना बना। तो एंगल मैंने अभी आपको बताया था कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का एंगल 30 डिग्री है। अब अगर हम यहां पे देखें 4 to 5 भी 30, 5 to 6 भी 30, 6 to 7 भी 30, मतलब कि कितनी बार 30 एंगल बन रहा है, 1 2 3। तो हम एंगल बिटवीन 4 to 7 अगर हमने फाइंड करना है, 4 to 7, वो हमारे पास क्या होगा, 30 को हमारे कितनी डिविजन्स बनी, 1 2 3, 3 को 30 से मल्टीप्लाई किया 90, मीन्स के 4 to 7 के बीच जो एंगल बना 90। अब ये फ्रैक्शन कौन सी है ये, तो फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम 90 को कंप्लीट एंगल 360 के साथ डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 0 विल कैंसिल 0, 9 1 द 9, 9 4 द 36। सो 1/4 विल बी योर आंसर। नो नेक्स्ट 7 to 10। अब पहले हम एंगल देखते हैं 7 to 10 के बीच। 7 और 8 के बीच 30, 8 और 9 के बीच भी 30, 9 और 10 के बीच भी 30। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 30 30 वाले 3 स्टॉप हैं। तो हमारे पास 3 के साथ 30 को मल्टीप्लाई कर दिया 90 डिग्री। तो फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए 90 को 360 के साथ डिवाइड। सो 90 over 360, दैट इज 1/4 पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन इज कवर्ड। फोर्थ पार्ट में है 9 to 12। तो 9 to 12 के बीच जो एंगल हमारा बन रहा है वो बन रहा है, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, राइट एंगल है, एंगल इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कितना पार्ट कवर करेगा, 90/360, दैट इज 9 1 9, 9 4, 1/4। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, दैट इज 10 to 1। फिफ्थ पार्ट जो हमें कहा गया 10 to 1। अब 10 और 1 के बीच जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है हमारा कितना बनेगा, कितने डिविजन्स है, 1 2 3। तो एक डिवीजन का एंगल कितना है, 30 डिग्री। सो हमारे पास एंगल बन गया यहाँ पे 3 into 30, दैट इज 90 डिग्री। जितनी डिविजन्स होंगी उतने उसे 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास फ्रैक्शन कितनी होगी, तो ये कंप्लीट एंगल की कौन सी फ्रैक्शन है, तो 90 को कंप्लीट एंगल 360 से डिवाइड कर दिया। अगेन सेम आंसर 1/4। तो लास्ट पार्ट है इसका 6th पार्ट। इसमें हमारे पास आर हैंड पहले 3 पे थी, 3 to 6। तो यहाँ पे भी एज विजिबल ही है, राइट एंगल है, क्योंकि राइट एंगल की इजीली पहचान हो जाती है जब इस पोजीशन में बना हो, जब दोनों लाइन्स एक दूसरे पे बिल्कुल राइट पोजीशन में खड़ी हों। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल है, अगर हमने फाइंड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। 1 2 3, 3 डिविजन्स हैं, 3 into 30, अगेन 90 डिग्री। और फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 90 over 360, that is 1/4. So student, it was the first part of your exercise 5.2. I hope you understood all the concepts. In case of any doubt, you can ask me in comment box. और मैंने जो आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं उनमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो। हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस की थी, हम ये भी कर सकते हैं कि एंगल मेड बाय each division made between each division, sorry यहाँ पे between करेंगे, between each division of clock 30 डिग्री।
तो ये हमारे दिमाग में रहेगा, तो हम इजीली अपने क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो हम इजीली एंगल्स फाइंड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर नंबर्स के बीच का एंगल कितना बनेगा। तो मतलब एंगल क्लॉक की जो डिविजन्स का मतलब यहाँ पे ये है, जो 12 से लेके हमारे पास डिफरेंट नंबर्स लिखे जाते हैं, ये सारी डिविजन्स होती हैं क्लॉक की। तो मतलब कि इस हर एक पर्टिकुलर डिवीजन के बीच का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। सो ओके, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।